लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो आज जो है हम लोगों को न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। आइए, ये जो टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, आइए अब इसके बारे में समझे। पहले देखिए, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, अब माइंड में आपको आता है कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलें तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ये जितना भी ये टर्म सुनते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी इसको बोला जाता है। या अगर डिफिनीशन वाइज जब बोले कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि जिसको मेजर किया जा सके, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको मेजर करने के लिए हम लोगों को उसके कुछ यूनिट्स का ज़रूरत पड़ता है। और लिखते कैसे हम लोग हैं, जैसे मान लो कहा गया कि एक वायर है, एक तार है, बतलाओ इस वायर का लेंथ कितना है, और बोले कि लेंथ ऑफ द वायर, वायर का जो लेंथ है मान लो बोला गया 5 मीटर। तो सोचो इसमें दो पार्ट है ना, 5 हो गया न्यूमेरिक पार्ट, अब मीटर जो है ना वो इसके यूनिट को बतलाता है। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना हो, मापना हो, तो उसके लिए उसका यूनिट क्या लिया जाए ये जानना जरूरी है। जैसे हम लोग डिफाइन कर लिए कि इतने जो लेंथ होगा ना इसको हम 1 मीटर बोलेंगे। अब हमको कोई पूछा कितना मीटर वायर चाहिए, तो 10 मीटर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इतना लेंथ 10 बार हमको चाहिए। यानी कि आप इस तरह से बोल सकते हैं, टू मेजर a physical quantity some units are required, and the measurement of a physical quantity, measurement of a physical quantity is mentioned into 2 parts। इसको हम लोग 2 पार्ट में जो है ना मेंशन करते हैं। ये 2 पार्ट कौन हुआ? तो एक न्यूमेरिक पार्ट होता है और एक होता है नेम ऑफ द यूनिट। यानी हम लोग बोलेंगे, ऐसे एक बात आप लोगों को बता दें कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि अब हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट किए हैं। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो खैर लेक्चर से पढ़ा जाता है, लेकिन जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है उसके लिए तो कुछ नोट्स चाहिए आपको कि जिसके हेल्प से आप पढ़ सकें, तो वो प्रोवाइड करेंगे। और कुछ नोट्स जो है ना आप खुद भी बनाएंगे, क्योंकि खुद से बनाया हुआ नोट्स हमेशा बेहतर माना जाता है। इसीलिए आज के क्लास में हम पहले कुछ लिटरेचर को जो है वो लिख भी रहे हैं, ठीक है ना। इनटू 2 पार्ट्स, क्या बोले? टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी सम यूनिट्स आर रिक्वायर्ड, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेंशन इनटू 2 पार्ट्स। और फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जैसे मान लो लेंथ 5 मीटर, तो 5 हो गया फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या बतलाता है? तो बोलेंगे फर्स्ट पार्ट इंडिकेट्स दैट इट इज हाउ मेनी टाइम्स of a standard unit, how many times of a standard unit। जैसे यूनिट हो गया मीटर,
मान लो इतना लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे, तो अगर हम 5 मीटर बोल रहे हैं यानी 5 गुना ज़्यादा, 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। और मीटर जो है वो सेकेंड पार्ट है, बोलेंगे एंड मीटर रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द यूनिट, है ना। मीटर क्या चीज को रिप्रेजेंट किया? नेम ऑफ द यूनिट। हालांकि यहाँ पे मीटर ना बोल करके बोलेंगे द सेकेंड पार्ट। जैसे फर्स्ट पार्ट इंडिकेट्स इट इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट, एंड सेकेंड पार्ट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द यूनिट। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ a wire is 5 मीटर। बोलेंगे क्या? यहां जो है 5 क्या बतला रहा? 5 indicates that it is 5 times of 1 मीटर, 1 मीटर के 5 गुना। and मीटर indicates the name of the unit, ठीक। ये तो बेसिक बात है, इतना सब कोई समझता है। अब जैसे मान लीजिए आप सब्जी ही खरीदने गए हैं, तो आपको कोई यूनिट बोलना पड़ेगा ना, 2 केजी 2 ग्राम, है ना। आप कोई चीज़, जो चीज़ लेंथ में मापा जाता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, चाहे जो कुछ भी बोले, लेकिन एक यूनिट तो बोलना पड़ेगा। तो बस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बतलाया गया है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट के लिए हमको जो है यूनिट की ज़रूरत है, और वो यूनिट जो हम लोग मेंशन करते हैं, यानी मेजरमेंट को जब हम लोग लिखते हैं तो मेजरमेंट का लिखने का 2 पार्ट होता है। फर्स्ट न्यूमेरिक पार्ट होता है, जैसे 5 मीटर जो है वो न्यूमेरिक पार्ट हो गया, और मीटर हो गया नेम ऑफ द यूनिट। उम्मीद है इसमें तो कोई दिक्कत होना है नहीं आपको। अब जो है हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, आप जितना भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम जानते हैं थोड़ा याद कीजिए। जैसे आप नाम सुने हुए हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, है ना, एक्सेलरेशन, फोर्स, बहुत सारा क्वांटिटी का नाम सुने। उसमें से कुछ क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, कुछ को हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ठीक है, इसको तो पहले आप बोर्ड पर से लिख लेंगे, ठीक ना। इसको पहले आप पॉज करके बाद में इसको जब वीडियो अपलोड होगा लिख लीजिएगा। अभी इसको मिटाते हैं। अब जो है पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ लेते हैं। वैसे मेनली जो है दो टाइप होता है फिजिकल क्वांटिटी का। एक हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। इसी में कोई कोई लोग जो है एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोल देता है, लेकिन आप ये जानेंगे कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कुछ और नहीं है, बल्कि फंडामेंटल क्वांटिटी में ही कुछ जो ऐड किया गया है उसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक ना। फंडामेंटल क्वांटिटी में ही कुछ ऐड किया गया है, उसी को एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं। आइए पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो अब जो है आइए समझेंगे। अगर कहा जाए आपसे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलेगा, आइए पहले समझें इसको। फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके मेजरमेंट के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी का जरूरत ना पड़े। जैसे ऐसा सोचिए, अगर हम आपसे कहें कि बतलाओ तो इस पेन का लेंथ कितना है,
तो आप क्या बोलिएगा कि पहले पेन का वजन तो बताइए, ऐसा है क्या? अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारा हाइट कितना है, तो तुम क्या कहोगे? पहले वेट तो बतलाओ, पहले अपना नाम तो बतलाओ, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। सबसे क्या लेना देना है? हाइट डायरेक्ट माप लेंगे। कोई तुमसे पूछेगा तुम कितने केजी का हो, तो क्या बोलोगे? पहले अपना लंबाई बतलाओ तब ना बतलाएंगे? बिल्कुल नहीं, बोलेंगे डायरेक्ट वेट हम बतला सकते हैं, तुम्हारा मास कितना है। अगर कोई तुमसे पूछे कि बतलाओ तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया कितना टाइम लगा, सपोज करो, या घड़ी में ही कितना टाइम हुआ है, तो उसके लिए उसके लंबाई चौड़ाई की तो जरूरत नहीं ना है। यानी कि कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिसको मेजरमेंट के लिए किसी अदर क्वांटिटी का जरूरत नहीं। जैसे कहा गया ना, इस क्लासरूम का टेम्परेचर कितना है, ठीक ना? इस क्लासरूम का टेम्परेचर कितना है, तो कोई बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कोई क्या बोला कि नहीं पहले क्लासरूम की आप लंबाई चौड़ाई तो बताइए, ऊंचाई तो बतलाइए, ऐसा है क्या? नहीं। यानी टेम्परेचर मापने के लिए मुझे किसी दूसरे यूनिट डायमेंशन की जरूरत नहीं है, ना दूसरे क्वांटिटी की जरूरत है कि नहीं? वो डायरेक्ट हम मेजर करते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी आप इस तरह से मेजर करते हैं जो किसी अदर पे डिपेंड नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। यानी इसका डिफिनीशन हम लोग बोलेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी whose measurement does not depend on other quantities, है ना? ठीक ना? कोई कहे कि भाई पेन का मास कितना है, बस हम लोग बैलेंस पर रखे वेट कर दिया 20 ग्राम है, उसके लिए इसके लेंथ जानने की ज़रूरत नहीं है, विड्थ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है कौन कौन? इतना तो समझ गए कि फंडामेंटल क्वांटिटी उसको हम लोग बोलेंगे जिसका जो मेजरमेंट है, जब उसको मापते हैं तो मेजरमेंट जो है किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, चलिए अब कौन कौन जो है डिफाइंड फंडामेंटल क्वांटिटी है, ऐसा करते हैं, उसका एक लिस्ट बनाते हैं। इसको पहले मिटा दे रहे हैं, देखें। आइए हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज का नेम लिखेंगे। यहाँ पे जो है उसका ऐसा यूनिट लिखेंगे और यहाँ पे उसका सिंबल लिखेंगे। आइए बढ़िया समझेंगे। जैसे लेंथ हो गया, है ना? लेंथ हो गया, तो लेंथ जो है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ठीक है? अब मीटर का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। अब देखो, जैसे मास है, मास को कैसे मेजर करते हैं? तो ऐसा यूनिट में इसका जो है नाम किलोग्राम, मास का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम। और इसका सिंबल क्या देंगे? तो सिंबल देते हैं केजी। अब देखें, जैसे टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो बोलेंगे टाइम का ऐसा यूनिट जो है वो सेकंड होगा, और सिंबल क्या करेंगे? एस लिख देंगे। ठीक ना? लेंथ मास टाइम तो मैकेनिक्स जब तक पढ़ेंगे खूब यूज में आएगा। अब जो है आगे बढ़े, अब जैसे बोले टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर मापने का जो है ना बहुत सा यूनिट है। फ़ारेनहाइट है, रैंकिन है, रिमर है, डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हम लोग ऐसा यूनिट जो है वो
केल्विन को बोलते हैं, इसको के से डिनोट करते हैं। अब चलो, अब इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, इसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अक्सर केमिस्ट्री में आप मोल पढ़ते होंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में MOL लिख देते हैं। और एक टर्म है जिसको फोटोमेट्री चैप्टर में पढ़ा जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। फिलहाल तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो है कैंडेला होता है SI यूनिट, और इसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं, ठीक ना। चलिए, उम्मीद है ये सब तो आपको याद हो गया होगा। क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक ना। बिल्कुल, ये हो गया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। बढ़िया से याद करें, क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखिए कुछ एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटीज, एडिशनल, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको समझेंगे। तो इसमें हम लोग शामिल करते हैं एक प्लेन एंगल, या इसको आप केवल एंगल भी बोल सकते हैं, प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल क्या है जी? तो खैर आप जो कुछ भी पढ़े हैं ना आज तक, वो एक तरह से प्लेन एंगल ही पढ़े। जैसे ये लाइन है, एक लाइन है, इसको एंगल बोलते हैं ना, तो ये एंगल कौन हो गया? प्लेन। यानी दो लाइन के हेल्प से हम लोग एंगल बना दिए, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल, ठीक। अब ये जो प्लेन एंगल है, इसका SI यूनिट क्या होगा? ठीक ना, SI यूनिट मालूम है ही आपको, इतने दिनों से आप लोग यूज कर रहे हैं। क्या होता है? रेडियन होता है। और इसका सिंबल क्या होगा जी? तो इसका सिंबल जो है ना RAD, ठीक है, यही हो गया सिंबल। अब जो है, ध्यान से सुनिए, आप कहिएगा कि सर हम लोग तो एंगल मापते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से। बोलेंगे कि वो भी डिग्री भी मापते हैं, SI यूनिट रेडियन है। और ये जानेंगे कि 360 डिग्री जो होता है ना, 2 पाई रेडियन, या ऐसे बोल दे, मैंने 180 डिग्री जो होता है ना, उसको पाई रेडियन बोलते हैं। या 1 डिग्री बोलोगे तो पाई बाई 180 रेडियन, है ना। यानी कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे? पाई बाई 180 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। 1 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 180 रेडियन। चलिए, ये हो गया प्लेन एंगल। जो लोग देखिए लेट से थोड़ा कनेक्ट हुए हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि जो पहले वाला भी लेक्चर है उसको आप लोग देख लेंगे, है ना। कुछ लोग हो सके कि वो वेक्टर का भी जो है यूट्यूब पे लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो एक बार जो है अब जल्दी से देख ले। स्टार्ट में केवल इतने ही को जो है ना फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया था, ये बाद में ऐड हुआ है, इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री बोला गया है, ठीक ना, और कोई रीजन नहीं। हाँ जी, बिल्कुल किसी को कोई डाउट नहीं, और मुझे मालूम है इस सब में डाउट होगा क्या, एकदम बिल्कुल ही आप सिंपल आसान जो कहिए
टॉपिक को पढ़ रहे हैं। चलिए ये तो हो गया प्लेन एंगल। हाँ, प्लेन एंगल को मेजरमेंट कैसे करेंगे तो खैर वो सब तो हम लोग आगे भी सीखेंगे। अभी इसको मिटा देते हैं। चलिए पॉज करके इसको लिख लेंगे, ऐसे आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। देखेंगे जैसे कोई आर्क है, समझ रहे हैं, सर्कल का ही एक पार्ट है, और यहां पे कोई बोला ना बतलाओ तो एंगल कितना होगा। इस आर्क का लेंथ दिया हुआ है s और रेडियस दे दिया है r। पूछा जाए एंगल कितना होगा तो s बाई r। आर्क का जो लेंथ हो उसमें रेडियस से डिवाइड कर दें। प्लेन एंगल जो है इस तरह से मेजर किया जाता है। और एक तो आप सीखे ही होंगे कि कैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करके दो लाइन के बीच के एंगल को फाइंड आउट करते हैं, ये तो आप पढ़े ही होंगे। अब आइए दूसरा जो है ना वो है ये जो हम लोग फर्स्ट लिखे सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी में प्लेन एंगल, दूसरा जो है वो है सॉलिड एंगल। थोड़ा समझना इसको। सॉलिड एंगल जो है ना आपको पहले कभी पढ़ना नहीं रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा मैंने आपके लिए नया है, कोई हार्ड थोड़े। देखो आइसक्रीम वाला तो कौन देखा होगा ना, समझ लो ये अम्ब्रेला है, यहाँ पे पॉइंट है, इससे मिला दिए चारों तरफ से कोन बन गया। थोड़ा समझना बात को। आइसक्रीम वाला कोन समझो ज़्यादा बेहतर है। तो कोन पे जो है चारों तरफ से न दीवार आता, बोर्ड पर बनाना है तो हर तरफ ऐसे सोचो, ऐसे मिला, ऐसे मिला, चारों तरफ से मिला, ऐसे एकदम एक वर्टेक्स बन गया, है ना, वर्टेक्स बन गया। तो इस पॉइंट पर ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक ना। चलो इमेजिन करो, ऐसे सोचो ना, एक अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला के किनारे से ऐसा करो, यहाँ पर अम्ब्रेला यहाँ है और एकदम जो है ना उसमें जो एक्सिस लगा रहता है ना उसके नीचे वाले पॉइंट को पकड़ लो हाथ से और चारों तरफ धागा से ऐसे बांध बांध करके ला दो। सोचो कौन जैसा शेप बनेगा ना, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ, ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। बहुत जगह जो है ना इसको डेल्टा ओमेगा से डिनोट किया रहता है, या ओमेगा से भी, या अगर चाहो थीटा से भी, तो सिंबल है, कोई स्टैंडर्ड सिंबल इसका नहीं है इसलिए। लेकिन अब देखो, अब ओमेगा से जो है ना हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, आगे पढ़ोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को तो कन्फ्यूजन हो जाता है। चलो मान लो एक मिनट के लिए हम थीटा ही बोल दिए, यही हो गया सॉलिड एंगल। अगर ये पूछा जाए कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसका ऐसा यूनिट जो है ना स्टेरेडियन होता, ठीक ना। और इसका सिंबल क्या होगा जी, तो इसका सिंबल हो गया ST। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी। फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके मेजरमेंट के लिए किसी अदर क्वांटिटीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कौन कौन है, तो लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है, तो बोलेंगे एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी में है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। आप कोई पूछे ना सॉलिड एंगल को मेजर कैसे करेंगे, देखो ये तो दिक्कत है, सॉलिड एंगल को मेजर कैसे करेंगे। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है मेजर करने का। अगर मान लो एक मिनट के लिए कि कोई सरफेस है, यहाँ सरफेस है, छोटा सा सरफेस है, इसका एरिया मान लो ds है, s से सरफेस एरिया बोल दिए, और कोई कहा यहाँ सॉलिड एंगल क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पे बतलाव ये सॉलिड एंगल कितना बनाएगा,
तो वैसे तो ये भी सिखा दिया जाता है कि जो इसका एरिया हो ना, अच्छा ds लिखने से कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, da लिख दिया। da मतलब स्मॉल सरफेस एरिया, मैंने एक छोटा सा पार्ट के बाद। तो ऐसे दिया जाता है ना कि सॉलिड एंगल निकालना हो ना तो एरिया देख लेना डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर करना। एक्चुअल में इसका जो है ना वो अलग डिफिनीशन है। डिफिनीशन तो सॉलिड एंगल निकालने का ऐसे है आर डॉट डी ए डिवाइडेड बाई आर क्यू, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं ना क्योंकि हम लोग अभी यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़, उसको मेजर कैसे किया जाता है और उसका यूनिट क्या होगा इसके बारे में जानना है। सही बात तो ये है कि सॉलिड एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से होता है, यानी होना तो चाहिए था डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, लेकिन नॉर्मल केसेज में थीटा 0 रहता है तो कॉस 0 को 1 लिख दिया जाता है, इसीलिए डी ए बाई आर स्क्वायर। तो फिलहाल अभी इस पर आप फोकस नहीं करेंगे, आगे जब हम बतलाएंगे तो ये सब ज़्यादा क्लियर करेंगे। आप केवल ये जानेंगे कि सॉलिड एंगल कहते किसको हैं। तो जाहिर है कोन जैसा शेप बना लो, चारों तरफ से मिला लो, उसका कोन बन गया, उस वर्टेक्स पर उस जो सरफेस है, जो दीवार बना हुआ है किनारे, वो जो एंगल बनाता है उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं और उसका एसआई यूनिट एस्टेरेडियन और उसका सिंबल एसटी बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए सॉलिड एंगल जो है ना डिस्कस करेंगे पूरा, इसलिए अभी इसको लेकर के परेशान न हो। सॉलिड एंगल जो है कैसे निकाला जाता है ये सब भी आगे बतलाएंगे। रुकिए, क्या होता है, मान लो ये पॉइंट, तो चारों तरफ से इसको जो है ना इसे मिला दिए ऐसे मिला दिए, बस है ना, चारों तरफ से ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ जो एंगल बना ना इसको सॉलिड एंगल, मान लो इसका एरिया डीए है, मतलब स्मॉल एरिया, तो सही मायने में ये वाला डिस्टेंस देखा जाता है और सॉलिड एंगल मेजर कर लिया जाता है डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोई पूछेगा इसमें थीटा किसको बोलेंगे, तो देखो उसके लिए मुझे फिर समझाना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर का किधर डायरेक्शन है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। आर का किधर डायरेक्शन है, तो अगर आर का भी उधर ही डायरेक्शन है जिधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो, तो बीच का एंगल 0 हो जाता है और थीटा अगर 0 हो गया तो समझ लो, इसीलिए लोग जो है ना अक्सर बोल देता है डी ए बाई आर स्क्वायर। लेकिन छोड़ो इस बात को, अभी इसका चर्चा नहीं, अभी हम लोग यूनिट का बात कर रहे हैं और इसके सिंबल का बात कर रहे हैं। चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। चलिए आगे मिटाते हैं। तो देखिए अभी मैं मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी का नहीं बता रहा हूं, बल्कि अभी हम उसको मेजरमेंट किस यूनिट डायमेंशन के हेल्प से किया जाएगा उसको मैं सिखा रहा हूं, है ना। ठीक, आइए अब मेन जो काम करना हम लोगों को, देखना बहुत ही आसान टॉपिक है और एकदम इतना अच्छे से सीख जाओगे कि सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। देखना डेराइव्ड क्वांटिटी, ये डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है जी, तो चलो पहले समझ लिया जाए। जैसे मान लो एक ट्रेन जो है पटना जंक्शन से दानापुर तक गई और जाने में उसको 10 मिनट टाइम लगा, सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, मान लो बहुत तेजी से ट्रेन जा रही। कोई पूछे कि इस ट्रेन का स्पीड क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि पहले भाई पता लगा लो पटना जंक्शन से दानापुर का डिस्टेंस कितना है। तो कोई कहा कि डिस्टेंस जो है ना 10 किलोमीटर है, तो बोले ठीक है। और टाइम पता लगा लो ट्रेन को कितना लगा है, तो कहा गया 10 मिनट लगा है, तो बोलेंगे भाई डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। अगर टाइम को ऐसा यूनिट में लिखना चाहते हो तो सेकंड में बदल के डिवाइड कर दो। मतलब कि
अगर ट्रेन का स्पीड निकालना है तो स्पीड के लिए मुझे दो चीज का ना जरूरत पड़ गया, डिस्टेंस का और टाइम का। थोड़ा समझे, डिस्टेंस यानी कि लेंथ हो गया है ना, और टाइम का, यानी दो अलग अलग क्वांटिटी का जरूरत पड़ रहा, डायरेक्ट स्पीड निकलने वाला नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक ना, जिसको हम लोग डेराइव करके लाते हैं। वो डायरेक्ट अपने आप में डिफाइन नहीं होता है, अपने आप में मेजरेबल नहीं होता है, कि आप डायरेक्ट उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कोई कहे एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन पढ़े होंगे ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी पहले चाहिए, टाइम चाहिए, एक से ज्यादा क्वांटिटी का जरूरत पड़ रहा है कि नहीं। यानी हम लोग बोलेंगे कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट एक से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करे, उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक ना। बोलेंगे क्या, इसके डिफिनीशन में, फिजिकल क्वांटिटीज whose measurement depends on more than one quantities, है ना, एक से ज्यादा क्वांटिटी पे जो जिसका मेजरमेंट डिपेंड करे उसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। और सही मायने में हम लोगों को जो कुछ भी पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, डेराइव्ड क्वांटिटी पढ़ना है ना। तो अब डेराइव्ड क्वांटिटी में क्या क्या पढ़ना है, तो बहुत सारा है। चलो अब बारी बारी से बात करते हैं और क्वेश्चन पूछेंगे भी, पहले तो हम सिखाएंगे आपको। आइए, जैसे अभी बोले वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी क्या होता है जी, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो, डिस्प्लेसमेंट बोलो चाहे डिस्टेंस बोलो, यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अंतर नहीं है, दोनों का यूनिट मीटर ही होता है। तो इसीलिए स्पीड जब बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, तो डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो पूछा जाए कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, और देखो हम लोग जो भी निकाल रहे हैं ना, वो ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बोलो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, और टाइम क्या हो गया, सेकंड। यानी इसका यूनिट कितना हो गया, मीटर पर सेकंड, है कि नहीं आसान। अब कहा जाए एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, डेल्टा भी लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। और डेल्टा टी का मतलब हुआ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो जितना टाइम लगा ना वो टाइम। तो यूनिट क्या होगा जी, बोलो जी, वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसी तरह से सोचो, अगर कोई पूछे फोर्स का, बोलो जी फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो पढ़े हो ना, F इक्वल टू m इंटू ए। बोलो इसका यूनिट क्या होगा, तो मास का यूनिट होता है kg, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम बोलोगे भाई हम तो पढ़े थे 9th में कि न्यूटन होता है, तो याद रखना न्यूटन कोई चीज़ का यूनिट थोड़े ना होता है।
न्यूटन बस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोल दिया गया है, न्यूटन। हाँ, अब इसमें भी देखो एक बात सिखा रहे, जैसे हम जो न्यूटन लिखे कैपिटल एन से लिखे, और जो अक्सर इंग्लिश में पढ़ते हो कि कोई भी पर्सन का जो नेम लिखा जाता है वो कैपिटल एन से कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, लेकिन यूनिट में उल्टा है। सही मायने वैसे लिख दोगे तो कोई गलत काटता नहीं है, लेकिन ऐसे लिखना गलत है। लिखना चाहिए इस तरह से, स्मॉल एल से लिखना चाहिए, ठीक ना। कोई भी साइंटिस्ट का नाम एज ए यूनिट जब लिखा जाता है ना, तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। हालांकि बुक में स्मॉल कैपिटल दोनों लिखा रहता है, बड़ा हुआ रहता है, वो एरर के साथ रहता है, और वो सब परमिसिबल एरर है, वो अलाउड एरर है। इसलिए ये बात याद रखना कि अगर कोई तुमसे पूछ दे स्पेशली क्वेश्चन में ना कि बतलाओ तो जो हम लोग यूनिट ऑफ फोर्स लिखते हैं, तो यूनिट हमको जो न्यूटन लिखते हैं वो कैपिटल एन से मुझे लिखना चाहिए कि स्मॉल एन, तो बोलेंगे स्मॉल एन से लिखना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अभी जो है एक बहुत सारा क्वांटिटी लेंगे, एकदम सीखते जाना। आप देखो जी, फोर्स तो लिख लिए, आते हैं वर्क। वर्क वैसे होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, या डॉट वगैरह से तो अभी मतलब है नहीं, यूनिट का बात कर रहे हैं। यानी समझो फोर्स यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता तो है एफ एस कॉस थीटा। पहले भी वेक्टर का लेक्चर जो देखा होगा, वर्क वास्तव में होता है एफ डॉट एस, यहाँ डॉट होता है, एफ एस कॉस थीटा। डॉट का मतलब यही सिखाए थे। ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोग तो लेक्चर ऑलरेडी देख ही चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं तो वो जो हैं लेक्चर को वेक्टर वाला भी देख लेंगे, ठीक ना, उसमें ये सब बताया हुआ है। हाँ देखें, तो यूनिट ऑफ वर्क एफ, देखो जी एफ हो गया फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होगा, देखो सही मायने में फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग न्यूटन बोल देते हैं। एस क्या हो गया, तो मीटर, डिस्प्लेसमेंट है मीटर। कॉस थीटा हो साइन थीटा हो, इस सब का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे पढ़े हो ना, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 1/2। क्या उसमें कोई यूनिट कभी बोले हो, नहीं। तो ये सब का कोई यूनिट नहीं होता, यानी कि ये हो गया केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जानना, इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। आप इसके चाहे तो यूनिट ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हो गया न्यूटन, फोर्स न्यूटन, और एस क्या हो गया, मीटर। इसी न्यूटन मीटर को हम लोग नाम दे देते हैं जूल। यानी जूल कोई यूनिट नहीं है, जूल तो साइंटिस्ट का नाम है। यूनिट तो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बस उसी का नाम दे दिया गया जूल, है ना। अच्छा, एक बात तो आप सीखे ना कि अगर कोई आपको फॉर्मूला बतला दे तो आप उसके हेल्प से उसका यूनिट तो निकाल लेंगे। देखो अभी हम डायमेंशन का बात नहीं किए हैं, केवल अभी यूनिट का बात कर रहे हैं। यूनिट बता देंगे कि नहीं। अब हम अदर क्वांटिटीज को ले रहे हैं। जैसे आपसे कहा गया कि पावर है, बतलाओ पावर का यूनिट क्या होगा। पावर का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, जल्दी से बतला दो। तो बोलेंगे पावर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक ना। आगे पढ़ोगे द रेट ऑफ वर्क को हम लोग बोलते हैं वर्क बाय टाइम। तो सोचो जी, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो बोलेंगे यूनिट ऑफ पावर
वर्क का क्या होता है तो जूल, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट बोल देते हैं। पावर का यूनिट क्या हो जाता है वाट, या चाहो तो इसको ऐसे भी बोलोगे, जूल का मतलब होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड टाइम है नीचे सेकेंड, यानी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर 3, या चाहो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -3, सेकेंड को ऊपर लेकर चले। इतना तो पता चल गया ना कि कोई फॉर्मूला अगर मुझे बतलाए तो हम उसके हेल्प से उसके यूनिट तो बतला देंगे, बस यही बात समझना है। देखो होता क्या है कि कभी कभी लोग डिस्करेज करने के लिए, या मान लो तुम्हारे घर में कोई सीनियर आया, कोई 1 साल 2 साल तुमसे बड़ा है, और आते ही बोला आज क्या पढ़ाई हुआ है, तो तुम बोला यूनिट्स एंड डायमेंशन। तुमसे बोल दिया बताओ तो कैपेसिटेंस का यूनिट डायमेंशन क्या होता है, तुम बताया ही नहीं। फिर कहा रेजिस्टेंस का क्या होता है, तो भी नहीं बताया। कहा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बतलाओ, सरफेस टेंशन का बतलाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बतलाओ। अब ल कहोगे अरे भाई तो कुछ हमको पढ़ाई नहीं कि हमको कैसे पता चलेगा। बस अब ध्यान से सुनना जो बात बोल रहे हैं। देखो अब तुमसे कोई कह दिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बतलाओ, तो क्या विस्कोसिटी पढ़े हो कि तुमको पता चले कि फॉर्मूला कैसा होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बतलाओ, तो बोलेंगे कि ये भाई हम अभी सब पढ़े नहीं हैं, आप मुझे फॉर्मूला बता दीजिएगा तो हम निकाल देंगे। जैसे देखो कोई बोला तुमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बतलाव इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो अब तो तुम सोच रहे हो, कितना भी सोचोगे तो निकलेगा क्या। अब मान लो तुमको कोई कहा थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, तो दिमाग पे जोर लगाओ, तो ये बात याद रखना। कुछ लोग कहता है कि मेहनत से क्या चीज संभव नहीं है, तो मेहनत से ही सब कुछ संभव नहीं होता है। मेहनत का डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। अब दानापुर इधर है, कोई कहा कि जाओ दानापुर मेहनत करो, चल दिए इधर। अब तुमको मिलने का है क्या, चलते जाओगे पूरा पृथ्वी घूम के आओगे तो फिर मिलेगा। तो बतलाओ, तो ये मीनिंगलेस बात ना हो जाएगा। कोई कहेगा अच्छा 1 मिनट के लिए तुमसे कोई कहा कि चलो जी कोई नया एक स्टूडेंट क्लासरूम में आया, तुमसे कोई कहे थोड़ा सोच के बतलाओ इसका नाम क्या होगा, तो क्या तुम सोचोगे। ये भी कोई सोचने की बात है। कहोगे इसमें सोचने का, भाई इसका नाम तो माता पिता इसका सोचे होंगे, अब हम क्या सोचने जाएं। ऐसे ही अंदाज पे बोलने लगेंगे कि अभिषेक है, सुरेश है, दिनेश है, गणेश है क्या, नहीं। तो कोई तुमसे पूछे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, तो तुम ये कहना ना कि हमको जो है ना सबसे पहले आप फॉर्मूला बतलाइए, ठीक ना, सबसे पहले हमको फॉर्मूला बतलाइए। तो चलो जी फॉर्मूला बतलाए। अब जब हम फॉर्मूला बतलाए उसको आंसर देने में तुमको 1 भी मिनट नहीं ले। फॉर्मूला क्या है, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MOI लिख दे रहे हैं, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, मास का क्या होता है जी केजी, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, केजी मीटर स्क्वायर, है कि नहीं, केजी मीटर स्क्वायर। बस इतना आसान था। अब चलो कोई तुमसे कहा कि ये सब तो आसान आसान वाला आप बना दिए, चलो प्रेशर का निकालो। तो बोलेंगे कि देखो भाई प्रेशर का निकालो, प्रेशर का मुझे फॉर्मूला नहीं मालूम। तो कहा कि चलो हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं, फोर्स बाय एरिया। ठीक, बोलो जी यूनिट क्या होगा इसका। तो फोर्स का यूनिट हम लोग न्यूटन बोले हुए हैं, जैसा कि बतलाए ही कि लिखना तो चाहिए स्मॉल n से,
लेकिन हम लोगों का जितना भी टेक्स्ट बुक है ना वो सब कैपिटल एन से भरा हुआ है। तो इसलिए ऐसा कभी कभी देखो ट्रेडिशन में भी क्या होता है ना कि जो सही चीज़ होता है वही ट्रेडिशन में पीछे चला जाता है। यानी कि यही रेशनी का बुक पढ़ोगे ना उसमें सब में स्मॉल लेटर से लिखेगा। और यही नहीं, एस.सी. वर्मा खुद भी पढ़ाते हैं ना तो वो भी बोलते हैं स्मॉल लेटर से, लेकिन उन्हीं के बुक में देखोगे ना तो सारा न्यूटन कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, मतलब वो यूनिट में भी लिखे हुए हैं। तो खैर ये सब चलता है। और स्मॉल कैपिटल में क्या, न्यूटन तो न्यूटन है ना। चलो, न्यूटन मतलब फोर्स बाय एरिया। एरिया का क्या होता है जी? तो एरिया क्या हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी का एक नया नाम है पास्कल। ठीक ना, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। अच्छा देखो, तो जैसे ही फॉर्मूला कोई बतलाया काम आसान हो गया कि नहीं? अब देखो, तुमसे कोई कहा डेंसिटी का बतलाओ, डेंसिटी का, तो ये पढ़े होगे डेंसिटी का डिफिनीशन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या होगा जी? मास का क्या होता है? केजी, किलोग्राम। अब वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, बस केजी पर मीटर क्यूब। यही हो गया डेंसिटी का यूनिट। अब जो है ना, मुझे इतना मालूम है कि मैं आपको इक्वेशन दूंगा और आप फटाफट जवाब देंगे, क्योंकि आपको यूनिट निकालने तो आ ही गया। चलिए, हाँ एक बात जरूर बता दे रहे हैं कि देखो क्या होता है ना, बहुत स्टूडेंट बैठ करके रटना शुरू करता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया केजी मीटर स्क्वायर, अच्छा प्रेशर है तो न्यूटन, ऐसे नहीं किया जाता है। देखो इतना फिजिक्स को रट्टू नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फिर दिमाग खराब हो जाएगा, कौन किस में मैच कर जाएगा कौन का। हाँ कुछ बात याद जरूर रखते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो समझने से जुड़ा हुआ है ना, तो उसको हम समझेंगे भी। याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अब एकदम लेकर के यूनिट रटना शुरू कर देंगे तो कुछ तो यूनिट याद हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे टर्म्स है ना, ढेर सारा फिजिकल क्वांटिटीज है। तो सोचो अब 200-400 फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, सब का तुम यूनिट ही याद करते करते 6 महीना लगा दोगे, फिर आगे क्या पढ़ोगे? हाँ देखें, आइए जी, आ गया क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या केवल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। कोई तुमसे पूछ दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि भाई हमको तो कोई फॉर्मूला ही नहीं मालूम है कि हम यूनिट बतलाएं। लेकिन देखो भाई, फॉर्मूला तो हम बतला दे रहे हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट अगर है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, सीखेंगे, है ना। तो चलो, कुछ लोग बोल रहा है कि भाई आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है। आइए देख, मान लो दो ठो ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 और m2 है, और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है ना अट्रैक्शन का, वो आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे, F = G m1 × m2 बाई r स्क्वायर। m1 m2 मास है, r डिस्टेंस है। आपसे कहा गया कि इस कैपिटल जी का यूनिट एंड डायमेंशन बतलाएं। कैपिटल जी का यूनिट डायमेंशन बताना है जी। बोलेंगे कैपिटल जी का पहले फॉर्मूला निकालो ना, F × r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 × m2। तो चलो भाई यूनिट ना लिखना है, यूनिट ऑफ कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा? तो बोलेंगे फोर्स का क्या होता है? न्यूटन।
आर का क्या होता है? मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या? केजी इंटू केजी, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। देखो ये भी मास है, ये भी मास, केजी स्क्वायर। क्या आसान है कि नहीं? फॉर्मूला बता देने पर आसान हो जा रहा है कि नहीं? है ना? तो जब हम नाम ही नहीं सुने हैं कैपेसिटेंस का, नाम ही नहीं सुने हैं इंडक्टेंस का, तो हम कैसे यूनिट डायमेंशन निकाल दें? ठीक ना? इसलिए कोई ऐसा कोई टर्म बोले ना जिसका नाम नहीं सुने, तो आप बोलिएगा कि सर आप मुझे पहले वो इक्वेशन बता दीजिए, हम बतला देंगे। देखिए हम तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी नहीं जानते थे, अब बना दिए। अब चलिए, कहा गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और जानते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिनोट क्या चीज से करते हैं? एस से। बोलो तो इस सिंबल का नाम क्या है? थोड़ा बोलो बोलो। ऐसे, ठीक ना? एन लिखे ना, ऐसे कर दिए। इस सिंबल का नाम जानते हो क्या है? ईटा। ईटा, जैसे थीटा बीटा ईटा, ठीक ना? ईटा है इसका नाम, ETA। चलो ईटा नहीं पढ़ देना, ईटा। चलो देखो इधर, अब हमसे कहा कोई भाई अब उसका यूनिट बतलाइए। अब कोई कहेगा सोचो, तो सोचो, सोचने से कुछ नहीं होने को, समझा ना? क्योंकि यहाँ पर क्या सोचो, अभी हम पढ़ना शुरू किए हैं, 10th पास किए हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 11th के लास्ट चैप्टर हम कहाँ से बना देंगे? हमसे नहीं बनने वाला है। हाँ चलो, कोई बोला फॉर्मूला बता दिए, 6 पाई ईटा आर भी। अब ये मत पूछना फार्मूला कहाँ से है, वो चैप्टर में बात। आए फार्मूला मान लो कोई बता दिया, तो बोलेंगे ईटा हो गया F डिवाइडेड बाई 6 पाई R इंटू भी। अब यूनिट ऑफ ईटा, ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ ईटा क्या होगा जी? तो फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन। 6 पाई जो है ना वो न्यूमेरिक टर्म है, न्यूमेरिक टर्म का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, तो इस 6 पाई को तो कुछ लिखो मत। आर है, मीटर हो गया, ठीक ना? आर वास्तव में पढ़ोगे तो वो रेडियस होता है, तो लेंथ को मापना है तो मीटर, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। देखो क्या आ गया? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, है ना? अब बतलाओ ये हार्ड काम रहा क्या? जान जाने के बाद आसान हो गया कि नहीं? हाँ ठीक है, ठीक। चलिए अब इसको तो लिख लेंगे, और अब जो हम क्वेश्चन पूछेंगे हम फॉर्मूला भी बतलाएंगे, लेकिन आपको यूनिट बताना पड़ेगा, है ना? चलिए 10 तो हम फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल लिए जो डेराइव्ड क्वांटिटी था। चलिए मिटाते हैं इसको, कोई समझने में तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और अगर दिक्कत है कुछ तो उसमें आप लिखेंगे। आइए अब जो है एक टर्म है एनर्जी डेंसिटी, अक्सर इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है। कहा गया ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? थोड़ा जल्दी से बोल दो, ऐसा यूनिट क्या होगा? एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। इसमें कौन बुद्धि ऐसा लगाना है कि नहीं? एकदम कोई भी टर्म हो आपको कोई अब दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज आप पढ़ेंगे आगे, चार्ज जो होता है ना, फ्लो ऑफ चार्ज करंट इनटू टाइम होता है, I इंटू डेल्टा टी। आई से करंट को डिनोट किए,
तो यूनिट ऑफ चार्ज, तो आई हो गया एम्पियर, करंट को जो है ना एम्पियर होता है यूनिट, और टाइम सेकंड, एम्पियर सेकंड हो गया चार्ज, है ना। अब देखो, मान लो 1 मिनट के लिए कोई कहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, तो ये होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। अब जल्दी से बोल दो इसका यूनिट क्या होगा। तो वैसे एक बात और जानना, यही जो है ना एम्पियर सेकंड को ही हम लोग कूलम भी बोलते हैं। चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम भी होता है। एम्पियर सेकंड ही ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट बोला जाए तो एम्पियर सेकंड बोलेंगे, ऐसे हम लोग कूलम भी बोलते। तो देखो, तो यहां क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क बाय चार्ज, तो यूनिट क्या हो गया, तो यूनिट हो गया जूल पर कूलम, कूलम के लिए सी लिख दिए, या जूल पर एम्पियर सेकंड। इसमें कौन ऐसा दिमाग लगाना। अब जो है आपसे कहा जाए कैपेसिटेंस, मतलब दो जल्दी से कैपेसिटेंस का क्या होता है यूनिट। तो बोलेंगे कि देखो भाई, हमको ये सब तो नाम ही नहीं सुने, हम कहाँ से बतलाएं। हाँ, आप फॉर्मूला बतलाइए हम यूनिट। तो चार्ज बाई पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल को कैपिटल भी से डिनोट किया जाता है, Q बाई V। तो आप बतला देंगे क्या भाई यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का कूलम, कूलम लिखो या एम्पियर सेकंड लिखो, और पोटेंशियल जूल पर कूलम या जूल पर एम्पियर सेकंड, या इसी को वोल्ट भी बोला जाता है, आगे सीखोगे। अब ये सब रटना नहीं है, हम लोगों को पोटेंशियल एक चैप्टर ही मिलेगा, जब 12th पढ़ेंगे ना तो सेकंड चैप्टर ही मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करके, वहाँ ये सब पढ़ लेंगे। यानी इतना जान लेना, अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा चैप्टर है कि वो हर चैप्टर में ही पढ़ना है। जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ भी वर्क का डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसका यूनिट पढ़ेंगे, उसका डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ेंगे। बस केवल हम ये बताना चाह रहे हैं कि मेथड क्या है, एक बार मेथड समझ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखो, चार्ज का हो गया एम्पियर सेकंड, अब वोल्ट का होता है जूल पर एम्पियर सेकंड, तो ये ऊपर चला गया एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जूल, और बाद में सीखोगे इसी को हम लोग कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फैरेड भी बोलते हैं, या कोई कोई प्रोनाउंसिएशन में फैराड भी बोलता है ना। तो खैर, अब हम सब चीज़ को अभी याद नहीं करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए हैं कि अगर मुझे कोई फॉर्मूला बतला दे तो हम उसके यूनिट डायमेंशन तो नहीं, यूनिट को निकाल देंगे। चलिए बतलाइए, समझे कि नहीं, जल्दी से बतलाएं। सब लोग लिखे अपने कॉपी में, बात अगर समझ गए हो तो मैं मिटाऊं। आगे जो है कुछ बात और सिखाते हैं, फिर डायमेंशंस पे आएंगे। तो हम लोगों का चैप्टर का नाम ही है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि ये सब आखिर पढ़ते क्यों है, इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। ठीक, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब जो है कुछ सिस्टम है जिसको हम लोग अभी तो यूज नहीं करते हैं, मैंने अभी बहुत कम यूज, पहले वही सब यूज में लाया जाता था। जैसे
एक है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, देखो सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। यानी कि बोलेंगे इन दिस सिस्टम लेंथ, mass and time are measured in सेंटीमीटर, ठीक ना, लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकेंड एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक ना। सीजीएस सिस्टम का अगर बात करें तो उसमें जो है लेंथ को हम लोग किस में, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में करें। फिर एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं एपीएस सिस्टम। जैसे अभी भी आप लोग देखते होंगे कि जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में है, घर मकान वो सब जो बनाता है, तो वो लोग ऐसे बोलता है कि अच्छा दीवार का हाइट कितना है भाई, लेंथ कितना है, तो फीट में बोलता है लोग, 10 फीट है। अभी भी आपसे कोई पूछता है कि आपका कितना हाइट है, तो अक्सर आप फीट में ही या फुट भी बोलते हैं, वही यूनिट को आप यूज में लाते हैं, है कि नहीं। आप जो हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब में ना बोल करके वहाँ जो है ना फुट में हम लोग मेंशन। तो पहले जो है, या ये जानना, रेसनिक एंड हेलिडे का वर्ल्ड बुक जो था वो कंप्लीट एपीएस सिस्टम में था। यानी बोलेंगे क्या कि इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम मास, सॉरी लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक ना, यहाँ लिख दे रहे हैं। लेंथ को हम लोग किस में मापते हैं, फुट में, मास को किस में मापेंगे, पाउंड में, और टाइम को मापेंगे सेकंड में, ठीक ना। उसी फॉर्म में आप लिख लेंगे, जैसे इसमें लिखे ना इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम, तो इसमें लिख देंगे आर मेजर्ड इन फुट, पाउंड एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। अब जो है एक सिस्टम है जिसको एमकेएस सिस्टम बोला जाता है। तो एमके इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम लेंथ को कैसे मापेंगे, तो एम का मतलब क्या हो गया, तो एम का मतलब हो गया मीटर, के का मतलब किलोग्राम, टाइम का हो गया सेकंड। देखो ये बहुत हद तक ऐसा यूनिट जैसा है, मीटर, ठीक ना, मास जो है वो हो गया किलोग्राम, और टाइम जो है वो हो गया सेकंड। क्लियर है। अब देख, ये एपीएस में एक बात याद रखिएगा कि एपीएस में जो है यूनिट ऑफ फोर्स, जैसे एसआई यूनिट में न्यूटन होता था, इसमें पाउंडल होता है, ठीक ना, पाउंडल बोलते हैं, ठीक है। एमके सिस्टम जो है उसी के जस्ट बाद एसआई सिस्टम आया था। तो आखिर एमके सिस्टम में भी सब वही बात था, तो एसआई सिस्टम क्यों आया, क्योंकि एमके सिस्टम जब था ना, तो उस समय जो था हम लोग केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी मान करके चलते थे, लेंथ, मास और टाइम को। उस समय हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए जो है जितना भी सिस्टम आया था वो सब जो है ना लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, इसी पर बेस्ड आया था। हालांकि एक बात जानना, अभी भी भारत के गांवों में मेजरमेंट किया जाता है सेर में, मन में, है ना, सुने होंगे 5 सेर 2 मन उपजा, और वो क्विंटल वगैरह तो ठीक है, वो डिफाइंड है, लेकिन 40 kg को लोग 1 मन बोल देता है।
तो वो सब भी एक यूनिट था। हर कंट्री का जो है ना अलग अलग पैमाना था। लोग एक पत्थर के छोटा सा टुकड़ा को बना लेता था, ये एक शेर है। अब उसी के हेल्प से वो लोगों केजी के इक्वल नहीं होता था। अभी भी सुनते होंगे दूरी जो है लोग कोस में भी मापता है, किलोमीटर में भी मापता है, माइल में भी मापता है कि नहीं। ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो बात को समझे हम लोग, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दें आप लोग। चलिए, एपीएस सिस्टम जो है, क्या पूछ रहा है स्टूडेंट? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए एपीएस सिस्टम जो है अभी भी यूज में है। आप यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे या अमेरिका में भी देखेंगे तो जो उन लोगों का अपना इंटरनल यूज होता है तो वो लोग एपीएस सिस्टम को यूज में लाते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड यूज है वो डिफाइन कर दिया गया है कि सबको जो है वो यूज में लाना है एसआई सिस्टम को, क्योंकि सब कोई अलग अलग सिस्टम में मेजरमेंट करेगा तो बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा। इसी वजह से जो है एसआई सिस्टम को बनाया गया जो वर्ल्ड वाइड है। अब आइए, अब हम लोग सीखते हैं डायमेंशंस के बारे में। आइए पहले डायमेंशन समझ लें, फिर इसके डिफिनीशन को समझ करके लिखेंगे। जैसे समझेगा, आपसे अगर कोई बोले कि डेंसिटी किसको बोलते हैं, तो अभी आप पढ़े थे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या वेलोसिटी किसको बोलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और दूसरा स्केच देखो तो डेंसिटी है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सोचो अभी इसका हम लोग यूनिट लिखे थे, मास का क्या लिखे केजी, वॉल्यूम का लिखे थे मीटर क्यूब। थोड़ा सोचना, केजी यानी मास तो फंडामेंटल है ही, थोड़ा देखना ही, केजी मीटर पे पावर -3, यानी केजी यानी समझो मास, अब मीटर यानी कि लेंथ। थोड़ा देखो तो हम लोग बोलेंगे कि डेंसिटी जो है ना, अगर एक डेराइव क्वांटिटी है जो है ही, उसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, तो मास पर कितना पावर देना 1 और लेंथ पर पावर कितना देना -3। तो हम लोग मास के लिए कैपिटल M टर्म यूज कर लेते हैं और लेंथ के लिए कैपिटल L यूज कर लेते हैं। तो देखो जी, मास पर पावर 1 और L टू दी पावर -3। तो कोई हमसे पूछेगा कि डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, तो देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे कि डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इज, इसको भी मिटा देते हैं, इज 1 इन मास, m पर पावर 1 है ना, तो 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ, -3 इन लेंथ। समझ गए? यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर देना पड़ता है
उस पावर को ही डायमेंशन कहा जाता है। यानी अगर कोई पूछे कि डायमेंशन का डिफिनीशन क्या देंगे, बोलेंगे डायमेंशंस आर द पावर, डायमेंशन आर द पावर टू विच fundamental quantity fundamental quantities must be raised to represent a physical quantity। चलो और इसको आसान बना दे रहे हैं, थोड़ा सा किसी को टफ लग रहा हो। यानी डायमेंशंस आर द पावर, ऐसे बोल दो, डायमेंशंस आर द पावर गिवन टू फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो पावर देना पड़ा, फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटी कौन है यहाँ, डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर देना पड़ा, उस पावर को ही क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। यानी बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इज 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। और एक टर्म होता है डायमेंशनल इक्वेशन, ध्यान से सुनना। ये अलग बात है कि अक्सर लोग बोलचाल के भाषा में डायमेंशन और डायमेंशनल इक्वेशन को एक ही मान लेता है, और कभी कभी बुक में भी वो एक ही मेंशन होता है, लेकिन दोनों का फर्क है। तो फर्क ये है कि कोई तुमसे डायमेंशन पूछे तो समझ लेना पूछ रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी पे पावर कितना देंगे, और डायमेंशनल इक्वेशन पूछेगा तो उसका मतलब क्या होगा वो बता रहे हैं। ध्यान से देखें तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ml टू दी पावर -3। तो स्टैंडर्ड रूल क्या है कि आप एक बिग ब्रैकेट दे दिए, मास के लिए कैपिटल M, चलो भाई M, ठीक, लेंथ के लिए कैपिटल L, पावर -3, और टाइम नहीं है ना तो 0। अक्सर हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन जब भी लिखते हैं स्टैंडर्ड वे में तो ये 3 टर्म का चर्चा करते हैं। जो टर्म नहीं हो, मान लो इस इक्वेशन में कोई टाइम का चर्चा नहीं है तो क्या लिख देंगे, t⁻0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन कोई अगर इतना ही लिख के छोड़ दिया तो वो भी गलत नहीं, ठीक ना, इसको भी सही माना जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए अब हमको जितना भी फिजिकल क्वांटिटी बतलाए थे, जिसका यूनिट लिखवाए थे, अब उसका डायमेंशन भी लिखवाएंगे, है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है ना, उसका मतलब ही होता है कि उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर। फिर से एक बार बतला दे रहे हैं इसको, और इसके बाद इसको लास्ट करते हैं। फिर आप लोग इस डेंसिटी, क्या, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी एक डेराइव क्वांटिटी है ना, क्योंकि 2 अलग अलग क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। आप चलो यूनिट लिखते तो kg/m³, kg यानी मास पर पावर कितना, 1। आप m³, हाँ देख ले ये पावर क्या है, 1, तो मास पर पावर 1, तो यही पावर 1 जो हुआ ना, ये सही मायने बोलेंगे कि डेंसिटी का डायमेंशन 1 है इन मास। मास पर पावर 1 है तो 1 हो गया इन मास। और लेंथ पर कितना पावर है, -3, तब -3 इन लेंथ। स्टैंडर्ड यही हो गया। मतलब इसको फॉर्मूला के टर्म में लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बस मास के जगह कैपिटल M, लेंथ के जगह कैपिटल L, जो पावर है लिख दिए। इसी को डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। इसी बात को
जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, बुकिश लैंग्वेज में अगर लिखें तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है ना कि बिग ब्रैकेट दो और मास, लेंथ और टाइम तीनों का चर्चा जरूर करो। तो मास पे पावर 1 तो कैपिटल M पे पावर 1, लेंथ पे पावर -3 और टाइम नहीं है तो पावर 0 लिख दो। ठीक है, आगे हम लोग और क्वांटिटी लेंगे और वहाँ जानेंगे कि वो कहीं चर्चा जो है करंट का भी हो सकता है, चार्ज का भी हो सकता है, टेम्परेचर का भी हो सकता है, लेकिन हाँ मैकेनिक्स जो पढ़ेंगे उसमें सारे फिजिकल क्वांटिटी MLT और MLT का चर्चा करना जरूरी है ना। बाकी जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे और कैसे करेंगे उसको हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो चलो अब यहीं से विदा लेते हैं, बाय, अगले क्लास में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।